प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा कि सामान्य घरेलू दुर्घटना जैसे कि क्षार अथवा अम्ल से जल जाना, पानी में डूबना और मिर्गी के दौरे इत्यादि के बारे में पढ़ा कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि कुछ ऐसी सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सदमा। कभी कभी व्यक्ति एकाएक सदमे का शिकार हो जाता है। सदमे को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं शॉक, यानी कि कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए या कोई गंभीर शोक समाचार सुनने के परिणाम स्वरूप हम एकदम से शॉक हो जाते हैं कि हाँ, ऐसे कैसे हो गया। शोक का मतलब होता है दुख का समाचार सुनने पर व्यक्ति जो है वो अचंभे में पड़ जाता है। सदमे का शिकार व्यक्ति जो है वो कैसे होता है, निष्क्रिय और अत्यधिक शिथिल हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब है उसकी स्थिति कुछ काम करने के लायक नहीं रहती, और शिथिल शिथिल का मतलब ढीला ढीला सा हो जाता है। और कभी कभी बहुत अधिक तेज सदमा लगने पर जो है वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, यानी कि बेहोश भी हो जा सकता होता है। और उसका जो सामान्य रूप से उसके शरीर की चलने वाली जो क्रियाएं हैं वो अत्यधिक मंद पड़ जाती हैं। मंद मीन्स उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। सदमे के शिकार व्यक्ति का रक्त संचार भी सामान्य नहीं रहता। रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी सामान्य नहीं रहता। कभी कभी सदमा घातक भी सिद्ध हो सकता है। घातक यानी कि घातक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, या व्यक्ति की स्थिति सामान्य ना हो पाए, इस तरह का भी सदमा लग सकता है। सदमा की घटना कब घटित होती है कि कभी कभी हमें अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाए या कभी कोई बहुत बड़ा दुख का समाचार सुनने को मिल जाए जिससे कि व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है और उसको उम्मीद भी नहीं होती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा सुनने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है और उसके शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं। कभी कभी अत्यधिक सदमा लगने से व्यक्ति जो है वो बेहोश भी हो जाता है, और कभी कभी इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि बच्चों व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। कहते हैं ना कि सदमे से मर गया। अब इस सदमे नामक जो घटना है, घरेलू दुर्घटना है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मुख के भाव, जिस व्यक्ति को सदमा लगा है बच्चों, उसके मुख में इस चेहरे के भाव जो हैं वो असामान्य से दिखाई देते हैं। वो अपना चेहरा उसका सामान्य सा नहीं दिखाई देता। चेहरे पर जो आने वाले भाव हैं वो असामान्य हो जाते हैं। अनेक बार भय का मतलब होता है डर, दुख, आश्चर्य के प्रभाव व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। यानी कि दुख का भाव दिखाई देता है, भय यानी कि डर का भाव दिखाई देता है, और आश्चर्य में पड़ जाना कि उसने ये बात सुन ली तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। आश्चर्य का मतलब है अचंभा होना। ये सब लक्षण जो है उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। सदमा जिस व्यक्ति को लगा है उसके चेहरे का रंग जो है पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां जो हैं वो फैल जाती हैं। व्यक्ति के शरीर का तापमान जो है वो सामान्य नहीं रहता, सामान्य से घट जाता है। अथवा शरीर जो है, जब बच्चों शरीर का तापमान टेम्परेचर जो घटता है तो व्यक्ति का शरीर जो है, सदमा लगे व्यक्ति का शरीर जो है वो ठंडा होने लगता है। और उसके शरीर पर जब तापमान सामान्य से नीचे पहुंच जाता है तो सदमे वाले व्यक्ति के शरीर पर ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। सदमे लगे व्यक्ति के शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, और अत्यधिक शिथिलता का मतलब है ढीला ढीलापन उसके शरीर को महसूस होने लगता है। नाड़ी अनियमित हो जाती है। नाड़ी जो होती है जिसको कि हम वैद्य लोग हाथ पकड़कर कलाई पकड़कर महसूस करते हैं, उसकी गति जो है वो अनियमित हो जाती है। कभी बढ़ती है कभी घटती है। अनियमित का मतलब है नियमित रूप से नहीं चलती, कभी सामान्य से तेज तो कभी सामान्य से धीमी हो जाती है। सदमे की स्थिति में व्यक्ति को अधिक प्यास भी लगती है, यानी कि उसको बार बार पानी पीने का मन करता है, और उसका जी भी मिचलाने लगता है, यानी कि उसको कभी कभी लगता है कि उसको उल्टियाँ आने वाली है।
तो ये सदमा लगे व्यक्ति की पहचान है कि उसके चेहरे का जो भाव है वो सामान्य नहीं रहता। कभी उसके चेहरे पर दुख के भाव दिखाई देते हैं, कभी डर के भाव दिखाई देते हैं और कभी आश्चर्य में पड़ जाने वाले भाव दिखाई देते हैं। दूसरी क्या पहचान है कि उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। व्यक्ति की सदमा लगे व्यक्ति की नाड़ी जो है वो सामान्य गति से काम नहीं करती, कभी तो तेज चलती है और कभी धीमी चलती है। चौथा लक्षण है कि जिस व्यक्ति को सदमा लगा है उसके शरीर का तापमान, टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है और व्यक्ति के शरीर पर ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। सदमा लगे व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है और उसका कभी कभी जी भी मिचलाने लगता है और उसको उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब हमें पढ़ना है कि सदमा लगे व्यक्ति को हम क्या क्या उपचार दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। सर्वप्रथम जिस भी व्यक्ति को सदमा लगा है उसको सहारा देकर उसको आराम वाली स्थिति में लिटा देना चाहिए। उसके सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क की दिशा में तकिया न लगाने का एक बच्चों प्रमुख कारण यह है कि जिससे कि रोगी व्यक्ति के मस्तिष्क में ब्लड का संचार हो जाए, रक्त संचार हो जाए और व्यक्ति को आराम मिले। इसीलिए रोगी व्यक्ति के शरीर के नीचे तकिया नहीं लगाया जाता। यदि गर्म मौसम है तो व्यक्ति को पंखे के नीचे या हवा में रखना चाहिए और यदि सर्दी का मौसम है तो उसको ठंड से बचाने के उपाय करने चाहिए। तीसरा है कि यदि व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसकी साधारण मूर्छा को हमें दूर करने का उपाय करना चाहिए। मूर्छा का मतलब है बेहोशी। यदि बच्चों सदमा लगा व्यक्ति बेहोश हो गया है तो यदि सामान्य मूर्छा है तो उसको हमें दूर करना है। दूर करने के क्या उपाय करेंगे कि हम उसको हवा करेंगे, उसके हाथ पैर मलेंगे और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के या ताज़े पानी के छींटे मारेंगे, जिससे कि उसका बेहोशीपन या मूर्छा दूर हो जाए। जैसे ही व्यक्ति कुछ संभल जाए तो उसको हम सदमा लगे व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध पीने के लिए देंगे। ये वाली बात तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताई है कि रोगी व्यक्ति को यदि कुछ चाय, गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए मिल जाए तो उसको थोड़ा आराम मिलता है। यदि स्थिति शीघ्र ही सामान्य न हो पाए, यदि सदमा लगे व्यक्ति का स्थिति जो है जल्दी से सामान्य नहीं हो पा रही है तो उसे किसी तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इसके बाद अब बच्चों हमें पढ़ना है लू लगने के बारे में। लू का मतलब तो कुछ बच्चे तो समझते होंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझते। बच्चों लू जो हैं गर्मियों के मई जून के महीने में जब दोपहर के समय तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं तो उनको हम लू कहते हैं। इस गर्म जून के महीने में जब व्यक्ति काम के कारण घर से बाहर निकलता है तो ये गर्म हवाएं जो हैं वो व्यक्ति को लग जाती हैं। इन गर्म हवाओं का इफेक्ट व्यक्ति के शरीर पर होता है और उसको उसके पेट में दर्द, जी मिचलाना, सिर में दर्द, लूज मोशन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसी बात को हम कहते हैं कि व्यक्ति को लू लग गई है, यानी कि गर्म हवा जो है वो व्यक्ति को लग गई है। गर्मी के मौसम में सामान्य रूप से घटित होने वाली एक घटना है लू लगना। लू लगने का जो बीमारी है बच्चों वो गर्मी के मौसम में ही होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही दोपहर के टाइम पे जो है गर्म हवाएं चलती हैं और इन गर्म हवाओं में जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो कभी कभी उसको ये गर्म हवाएं नुकसान भी दे देती हैं। लू लगने से व्यक्ति अत्यधिक बेचैन हो जाता है तथा विभिन्न गंभीर लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। अनेक बार शीघ्र ही सामान्य उपचार न पाने की स्थिति में लू लगने के कारण व्यक्ति की बच्चों मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि लू लगने के कारण बेचैनी नहीं होता, व्यक्ति को लूज मोशन, उल्टी इत्यादि होती हैं। अत्यधिक लूज मोशन और वॉमिटिंग कभी कभी एक एक करके होता है और कभी दोनों ही एक साथ हो जाते हैं कि लूज मोशन भी हो रहे हैं और वॉमिट भी हो रही है। तो यदि ये दोनों एक साथ होते हैं और तुरंत ही योग्य चिकित्सक को ना दिखाया जाए तो रोगी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अब हमें जानना है कि लू लगने के लक्षण क्या हैं। बच्चों, लू लगने का पहला लक्षण है कि रोगी व्यक्ति को, जिसको भी लू लगी है, उसके सिर में तेज दर्द होता है, सर दर्द की समस्या हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा का मतलब है खाल। खाल जो है वो सूखी सूखी हो जाती है। शुष्क का मतलब सूखी हो जाना। मुंह सूखने लगता है। मुंह सूखने का मतलब है उसको बार बार पानी पीने की इच्छा होती है तथा बार बार प्यास लगती है। जब मुंह सूखेगा या गला सूखेगा तो बार बार पानी पीने की इच्छा होने लगती है। चेहरा एकाएक लाल हो जाता है तथा नाड़ी बहुत तेज चलने लगती है। शरीर का तापक्रम भी एकाएक बढ़ जाता है। लू लगने पर बच्चों, जब सदमा होता है तो तापक्रम कम होता है, लेकिन यदि लू लगती है तो तापक्रम, शरीर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। सांस सामान्य से काफ़ी अधिक तेजी से चलने लगती है।
सांस चलने की जो सामान्य प्रक्रिया है वो है 1 मिनट में 15 से 18 बार। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लू लगी है तो उसकी सांस चलने की जो गति है ये 18 बार से भी और अधिक ज़्यादा हो जाती है। और सांस लेने में आवाज़ भी होती है। यदि कोई तेज तेज सांस लेता है तो शरीर के अंदर से एक आवाज़ भी सुनाई देती है। और लू लगने पर बच्चों तेज बुखार भी हो जाता है। लू लगना, अब इसके उपचार क्या करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं कि लू लगना जो है एक अत्यधिक आकस्मिक घटना है। आकस्मिक घटना है बच्चों। कई बार हम भरी दोपहरी में जून के महीने में निकलते हैं तो लू हमें नहीं लगती, लेकिन कई बार ज़रा सा बाहर निकलते ही लू लग जाती है। तो इसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है ना। तो इसका तुरंत हमें उपचार करना चाहिए। कि पहला उपचार क्या करेंगे कि तुरंत ही चिकित्सक के पास हमें जाना चाहिए और तथा चिकित्सक के आने तक रोगी की प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। प्राथमिक सहायता, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी व्यक्ति की जो दुर्घटना स्थल पर देखभाल की जाती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसी प्रकार से लू लगने वाले व्यक्ति के पास जब तक डॉक्टर ना पहुंचे तो हमें उसकी प्राथमिक चिकित्सा करनी होगी। पहले तो है कि व्यक्ति को छायादार एवं हवादार स्थान पर आराम से लिटाना है। दूसरी उपचार, हमें प्राथमिक उपचार क्या करना है कि रोगी को ठंडे पानी से निरंतर नहलाना चाहिए। इसके लिए टब का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो उसको हमें ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। और रोगी के सिर पर ठंडक पहुंचाने के लिए सिर पर बर्फ़ की थैली भी रखनी चाहिए, क्योंकि लू जो लगती है बच्चों वो गर्म हवा से लगती है, इसीलिए शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है। उस तापमान को सामान्य करने के लिए हमें रोगी व्यक्ति को नहलाना भी है, उसको आराम की स्थिति में लिटाना है, नहलाना है और उसके सिर पर जो है ठंडे पानी की सेक या बर्फ़ की थैली से सेक भी करनी है। सेक करने का मतलब है सिकाई करनी है। जब रोगी का बुखार उतर जाए तो उसके शरीर की गर्मी घट जाए तो तब उसे पुनः आराम से बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। रोगी के हाथ पाँव को ठंडा रखने के लिए हथेली तथा पाँवों के तलवों पर मेहंदी लगानी चाहिए। यदि कच्चा आम, बच्चों ये सब उपायों के साथ साथ लू लगने से बचने का एक सबसे आसान तरीका है कि बच्चों गर्मियों के मौसम में कच्चे आम बहुत आते हैं। कच्चे आम का मतलब है अमिया बोलते हैं जिनको हम आम भाषा में आंबी बोलते हैं। उन आंबी का पन्ना जो है हमेशा पीना चाहिए तो वो लू नहीं लगेगी। आंबी का पन्ना बनाना मोस्टली को तो आपको नहीं आता, लेकिन आपके मम्मी को ज़रूर आता होगा। कच्ची आंबी को धोकर छीलो, पतला पतला काटो और उसे उबाल लो। उबालने के बाद उसको या तो ग्राइंडर से ग्राइंड कर लो या फिर ग्राइंडर ना हो तो छान लो और उसको पतला सा बना लो। पतला बनाने के बाद उसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, हल्की सी लाल मिर्च, भुना जीरा और यदि मीठा पीने का मन कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं। इस तरह से आंबी का पन्ना बनकर तैयार हो जाता है और उसको रोज़ पियो। रोज़ पीने से जो है, यदि आप दोपहर के मौसम में जून के महीने में घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको काम के लिए तो हमें जाना ही पड़ता है, तो लू नहीं लगेगी। इसके साथ साथ एक घरेलू उपचार ये है कि गर्मी के मौसम में जून के महीने में प्याज जो है वो अत्यधिक मात्रा में खानी चाहिए। लू से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें, शिकंजी अत्यधिक पिएं, पानी अधिक मात्रा में पिएं, आम का पन्ना बनाकर पिएं, प्याज काफ़ी अधिक मात्रा में कच्ची प्याज खाएं। तो इससे जो है आपको लू से बचाव होगा आपका। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल के लिए ओके बाय।